तो समझते हैं थोड़ा सा क्या आप लोग मेरी बातों को सुन पा रहे हैं? आप लोग मेरी बातों को सुन पा रहे हैं? सर टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप लोग का क्लास में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। खैर कोई बात नहीं, अभी जल्दी चालू हो जाएगा आपका क्लास। हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए फिर से हम लोग जो है क्लास को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा वो है शिक्षा क्या है, और विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए और शिक्षा की सामग्रियों की विवेचना कीजिए। मतलब एजुकेशन क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, एंड एक्सप्लेन इन डिटेल्स एंड डिस्कस द डाटा ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा का अर्थ क्या है और इसके शिक्षण सामग्री क्या क्या होते हैं, उनको आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम शिक्षा की बात करें, सबसे पहले अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा क्या होता है, शिक्षा होता क्या है, इसको समझना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, शिक्षा क्या होता है? तो शिक्षा एक क्या है, शिक्षा एक प्रभाव है, शिक्षा एक इफेक्ट है किसी भी मनुष्य के लिए, जो मनुष्य के बाह्य और आंतरिक विकास में प्रेरणा प्रदान करता है। बाह्य और आंतरिक विकास में प्रेरणा प्रदान करता है। उनसे सांस्कृतिक चेतना को विकसित क्या करता है, सांस्कृतिक चेतना को विकसित करते हुए आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ डिपेंडेंस जो होता है, सेल्फ डिपेंडेंस जो होता है उसको प्रदान करता है। साथ ही साथ अगर वेदांत के अनुसार समझे इनको, तो समस्त ज्ञान हमारे ही अंदर है। समस्त ज्ञान क्या है, हमारे ही अंदर है। ठीक है, और वो जो समस्त ज्ञान हमारे ही अंदर है एक बालक में भी है। जो हम ज्ञान हमारे अंदर में इंक्लूड है, वही ज्ञान एक बालक के अंदर में भी मौजूद है। सिर्फ करना क्या है हमें, तो उनके बालक के जो ज्ञान का जागृत होना ही शिक्षा का था। जो बालक में जिस तरह से हमारे ज्ञान इंक्लूड, अंदर में ज्ञान इंक्लूड है, उसी तरीका से उस बालक के अंदर में भी वो ज्ञान है। बट करना क्या है, तो उसको सिर्फ जागृत करना है और उसको शिक्षा के प्रति वो जागरूकता जैसे उत्पन्न हुआ, तो वही क्या कहलाएगा, शिक्षा कहलाएगा। ठीक है, इस ज्ञान को शिक्षा कहलाता है। और जो एक स्टूडेंट के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर जो है शिक्षा का जागृति पैदा कर देता है, वही शिक्षा कहलाता है। और वास्तव में मानव की अंतर्निहित पूर्णता अथवा आंतरिक संस्कारों के बाह्य प्रकटीकरण को शिक्षा कहा गया। यानी कि के अंतर्निहित पूर्णता अथवा आंतरिक संस्कारों के, जो उसके आंतरिक, जो उसके अंदर में जो संस्कार भरा हुआ है, उस संस्कार के बाह्य प्रकटीकरण को, जो आदमी के अंदर में जो गुण है, उस गुण को वो किस वे में बाहर की तरफ प्रकट कर रहा है, किस तरह से दूसरे के साथ बिहेव कर रहा है, किस तरीके से दूसरे के साथ रह रहा है, उसी का जो वो प्रकटीकरण करता है, शो करता है, तो उसी को कहा जाता है शिक्षा। क्या कहा जाता है, शिक्षा। शिक्षा के संबंध में अगर हम बात करें, शिक्षा के संबंध में कुछ शिक्षा शास्त्रियों के विचार निम्न प्रकार है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक जितने भी मनोवैज्ञानिक सभी अपने हिसाब से ही सोचते हैं, और सबका कहीं थॉट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मिल भी जाता है, वो कहीं ना कहीं उनको मिल भी जाता है।
तो कहीं ना कहीं जितनी भी शिक्षा दी है, जितने भी शिक्षाविद हैं उनके विचार कुछ निम्न प्रकार से है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर है, बाकी कुल मिला के अगर बातों समझे तो वो कुल मिला करके वही बातें बोलते हैं जो दूसरा बोलते हैं, बस थोड़ा सा का अंतर होता है उनके भाषा में और घुमाने में। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक महान मनोवैज्ञानिक हुआ था प्लेटो। प्लेटो जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास करती है। क्या चीज का विकास करती है? नैतिकता का विकास करती है। तो प्लेटो जी ने डायरेक्टली कहा कि शिक्षा, वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्लेटो जी ने कहा कि शिक्षा का अभिप्राय मेरे अकॉर्डिंग, यानी कि प्लेटो के अकॉर्डिंग ये है कि उस प्रशिक्षण से है, उस तरह के शिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा, जो हम लोग गुड बिहेवियर के द्वारा जो है क्या करते हैं, एक बालक में मोरल एजुकेशन को डेवलप कर सके, एक बच्चों में जो है नैतिकता का शिक्षा का जो ज्ञान हो उसको विकसित कर सके, वो क्या कहलाता है? शिक्षा, अकॉर्डिंग टू प्लेटो जी। दूसरा हो गया, ये दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा जो हो गया अरस्तु जी, जिसको जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। तो अरस्तु ने जी ने कहा कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यानी कि शिक्षा का अभिप्राय क्या है कि शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो वो आपके मस्तिष्क में एक सही शिक्षा का ज्ञान समझ में आ रहा है बात? तो शिक्षा क्या होता है? शिक्षा स्वस्थ शरीर में एक जो होता है हेल्थ, जो होता है अगर गुड हेल्थ है उसमें एक स्वस्थ मस्तिष्क, एक जो है एकदम बढ़िया सा जो फ्रेश माइंडेड होता है, जिसमें आप अच्छी अच्छी चीजों को सोच सकते हैं, अच्छे अच्छे बिहेवियर अपने अंदर इंक्लूड करके उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसी को शिक्षा कहा उन्होंने। और तीसरा हुए कांट। कांट जी ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। वो क्या है? शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जहां वह पहुंच सकता है। कहने का मतलब जो उसके जीवन का गोल है, लाइफ में जो टारगेट है, वो उस टारगेट तक पहुंच सकता है शिक्षा का उस पूर्णता से होना चाहिए। मतलब उसको शिक्षा तब हम कहेंगे जब वो जिस चीज को प्राप्त करना चाहता है और उसमें वो जब ज्ञान, उसके प्रति नॉलेज लेना शुरू करता है और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, उसे कहा जाता है शिक्षा। ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपनी विचार है शिक्षा के प्रति, शिक्षा को डिफाइन करने के लिए उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिया। ठीक है, अगर हम आगे चले तो शिक्षा शाब्दिक अर्थ को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। शिक्षा का यहाँ पे जो है बात करें तो शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को, शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को हम किस तरीका से डिफाइन कर सकते हैं? ये शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है उसको किस तरीका से डिफाइन कर सकते हैं? थोड़ा सा इसको भी ध्यान से देखिए। आप लोग को दिख रहा है और थोड़ा सा परेशानी होता होगा और इसको आपको राइटिंग देख लीजिए। खैर हम आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको शिक्षा को अच्छे से समझने को जरूरत है। जो पीडीएफ है हम आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? और ये ग्रुप में आपको जैसे प्रोवाइड होगा तो आप
है। तो शिक्षा का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, शिक्षा के शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो एटोमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी जाती है। ठीक है, शिक्षा शब्द एजुकेशन शब्द का जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के, किस भाषा के, लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी जाती है। और ये शब्द है निम्नलिखित है। तो वो शब्द क्या क्या है, पहला है एडुकेयर, पहला है एडुकेयर। ठीक है, पहला है एडुकेयर, जिसका अर्थ है पालना अथवा ऊपर उठाना। ठीक है, पालना अथवा ऊपर उठाना, यानी कि एजुकेशन का जो अर्थ हो गया टू ब्रिंग अप और टू रेज, टू ब्रिंग अप और टू रेज, यानी कि टू ब्रिंग अप मतलब पालना या अथवा टू रेज मतलब ऊपर उठना। अतः एजुकेशन का अर्थ क्या हुआ कि बालक का पालन पोषण करना, बालक का पालन पोषण करना। इस शब्द में शिक्षा बाह्य शक्ति के रूप में कार्य करती है। इस शब्द में शिक्षा किस रूप में कार्य करती है, तो बाह्य शक्ति के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका हो गया एडुकेयर। देखिए आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए, अगर आपको यहाँ पे तो उतना रिफ्रेश नहीं पता चल रहा होगा, फिर भी कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको अपने शब्दों से इस टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर सके। तो समझिए कि शिक्षा का जो पहला शिक्षा शब्द का उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुआ है, जिसमें पहला आता है एडुकेयर। ठीक है, एडुकेयर, और एडुकेयर का अर्थ होता है पालना, एडुकेयर का अर्थ होता है पालना अथवा ऊपर उठना। दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं टू ब्रिंग अप और टू रीच। अतः इससे हम कह सकते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, तो शिक्षा का अर्थ ही हो गया कि बालक का पालन पोषण करना, बालक का पालन पोषण करना। और शब्द, इस शब्द में शिक्षा का बाह्य शक्ति के लिए, अगर हम बालक का लालन पालन पोषण कर रहे हैं, बालक को क्या नीड है उसकी जरूरतें को पूरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, हम अपनी बाह्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बाह्य शक्ति के रूप में कार्य है। कोई कंफ्यूजन? कुछ विद्वान शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के अन्य शब्द, ठीक है, एजुकेटम, एजुकेटम क्या बोला, एजुकेटम। ठीक है, दूसरे कुछ और भी वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि शिक्षा शब्द वो भी उनका भी मानना है कि वो लैटिन भाषा के ही शब्द से उत्पत्ति हुआ है। और वो किस शब्द से हुआ है, उसने कहा कि शिक्षा शब्द एजुकेटम, एजुकेटम शब्द है से मानते हैं। एजुकेटम शब्द का अर्थ है कि अध्यापन अथवा शिक्षण की कला। अब इनके जो कुछ अलग मनोवैज्ञानिक है, उनका भी मानना ये है कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उस शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा से ही हुआ है। लेकिन उनका मानना है कि यहाँ पे जो पहला था एजुकेयर, वो एजुकेयर से नहीं बल्कि एजुकेटम से है। अब एजुकेटम का मतलब क्या होता है, एजुकेटम का अर्थ होता है अध्यापन या शिक्षण कला। अध्यापन मतलब आप की जो पढ़ाने की शैली है, आपकी जो टीचिंग स्किल है, उससे रिलेट करती है ये बात। ठीक है, तो एजुकेटम शब्द जो है स्वयं भी एजुकेयर शब्द से बना है। लेकिन फिर उनका बात ये बना, उन्होंने ये बात फिर माना कि जो एजुकेटम शब्द है, एजुकेटम जो शब्द है वो खुद एजुकेयर से ही बना हुआ है। तो कुल मिला के जो पहले वाले ने कहा एजुकेयर से बना हुआ है, तो वो भी टेक्निकली सही है। और इसके अकॉर्डिंग जो एजुकेटम है वो भी एजुकेयर शब्द से ही बना हुआ है। ठीक है, तो अब इनका जो विचार था वो भी इस तरीका का था। फिर अधिकांश विद्वान मतलब ज्यादातर विद्वान जो है एजुकेशन की उत्पत्ति एजुकेयर शब्द से ही मानते हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो मनोवैज्ञानिक है उनका मानना है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है वो एजुकेयर वर्ड से ही है। ठीक है, और जिसका अर्थ है टू लीड आउट,
क्या अर्थ है उनका? टू लीड आउट, दैट मीन्स बाहर की ओर गति प्रदान करना। टू लीड आउट मीन्स कि आप बाहर की ओर, बाहर और मोशन में आप ज्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अतः एजुकेशन शब्द का अर्थ हुआ बालक की समस्त गुप्त शक्तियों को बाहर निकालना। क्या करना? तो एक बालक के अंदर में जो भी पावर है, उसके अंदर जो भी उनके अंदर बोल सकते कि जो भी जो है स्टेमिना है, उसको वो बाहर एक्सप्रेशन कर सके, बाहरी दुनिया में एक्सप्रेस कर सके। ये क्या है? शिक्षा। ठीक है। अगर हम बात करें फंक एवं वाग्नल, फंक एवं वाग्नल, ठीक है, आदि इसी शब्द से एजुकेशन शब्द को विकसित हुआ मानते हैं। अगर दूसरे मनोवैज्ञानिक की बात करें जिनका नाम था फंक, ठीक है, जिनका नाम है फंक, FUNK, फंक, एंड दूसरा का नाम है वाग्नल, वाग्नल, ठीक है। तो इन दोनों ने भी माना कि इसी शब्द एजुकेशन शब्द को विकसित हुआ मानते हैं, ठीक है। और शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा क्या है? तो मनुष्य के विकास की, जो मनुष्य का एक ह्यूमन का डेवलपमेंट है, उसके एक कंप्लीट पूर्णता का, ठीक है, वो विवरण है, अभिव्यक्ति है। शिक्षा के द्वारा ही इच्छा शक्ति की धारा पर सार्थक नियंत्रण स्थापित हो सकता है। अगर हम बात करें तो शिक्षा के द्वारा ही, एजुकेशन के द्वारा ही हम अपनी इच्छा शक्ति के, हम अपने जो अंदर कुछ भी सोचते हैं, जो हम अपना आंतरिक सोच रखते हैं, जो हमको क्या करना है, कैसे करना है, वो आपके शिक्षा पे ही निर्भर करता है। और शिक्षा ही जो उसको नियंत्रित करता है कि आपका सोच किस प्रकार का है, आपका बिहेवियर किस प्रकार का होगा, ठीक है। शिक्षा से व्यक्ति सही रूप में चिंतन करना सीखता है। शिक्षा से ही व्यक्ति क्या करता है, एक उसके अंदर जो है चर्निंग होता है, माइंड चर्निंग होता है, जो दिमाग में मंथन वो करता है, वो चिंतन करता है, सोचता है चीजों के बारे में, अपने काम के बारे में। तो वो किसके द्वारा होता है? वो शिक्षा के द्वारा उसको सही चिंतन उत्पन्न होता है, अंदर अच्छे तरह से किसी भी काम को करने की कला उसके अंदर जागृत होती है। वो किसकी वजह से होती है? शिक्षा के वजह से होती है। आगे बात करें तो तथ्यों के संग्रह मात्र का नाम शिक्षा नहीं है, इसका सही सार तो मन को एकाग्रता में प्रकट होना चाहिए। शिक्षा कहता है कि तथ्यों के संग्रह मात्र, एक सिर्फ बात विचार नहीं है जो हम सिर्फ बातें बोल दिए हो गया, ऐसा कुछ मात्र तो नाम नहीं है उसका, बल्कि इसका सही सार तो मन को एकाग्रता में प्रकट करना है, यानी कि आपके माइंड को कंसंट्रेशन करने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। ये सिर्फ कथन की बात नहीं है, क्या शिक्षा जो है हमको बाह्य शक्ति को दिखाना है, पर हम बस बोल दिए, ऐसा नहीं। वो आपको करना होगा, आपके माइंड कंट्रोल किस तरीका से करना है वो आपको करके दिखाना होगा। आप सही शिक्षा अगर धारण कर रहे हैं तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी ज्यादा हाई लेवल की होगी और आप किसी भी क्षेत्र में आप बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं। अगर आपका एजुकेशन सही है, आपके अंदर स्किल सही है, तो आप किसी भी काम को अगर शिद्दत से करिएगा तो वो आपको क्या होता है कि आप उस काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा व्यक्तियों का निर्माण करती है। अगर हम बात करें तो शिक्षा एक व्यक्ति के, सभी व्यक्ति का निर्माण करती है, उसके चरित्र को उत्कृष्ट बनाती है, उसका जो नेचर होता है उसको उत्तम क्वालिटी की बनाती है, एक सही बिहेवियर में बनाती है और व्यक्ति को संस्कृत करती है, व्यक्ति को संस्कृत करती है। उसके अंदर जो है, उसके अंदर जो है कल्चरल जो उसकी एक्टिविटीज है उनको सही दिशा प्रदान करती है। ये एक शिक्षा का बड़ा गुण है कि किसी भी व्यक्ति को उसके चरित्रवान बनाता है। कि सही एजुकेशन होता है, जो एजुकेशन क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे अंदर जो है भौतिकता नैतिकता का भी ज्ञान उत्पन्न करता है। तो कहीं न कहीं जो सही एजुकेशन है वो हमें एक क्या करता है, व्यक्तियों का निर्माण करता है, एक सही मनुष्य का निर्माण करता है और वो जो है क्या करता है, चरित्र को उत्कृष्ट बनाते हैं, हमारे नेचर को एकदम सही सही दिशा में लगाता है और साथ ही साथ हमें संस्कारित भी करता है। हमारे पूर्वजों की जो देन है, संस्कार जो है
उसको हमारे संस्कृति को भी बरकरार रखने में एक सही एजुकेशन बहुत बड़ा योगदान निभाती है। शिक्षा स्वयं को पहचानने, अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा के कारण ही हम अपने आप को पहचान पाते हैं कि हु एम आई, हम हैं कौन। ठीक है, अगर जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझ पाता है, अपने आप को जान लेता है, उससे बाकी दुनिया में जानने के लिए कुछ रहता नहीं। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षा जो है व्यक्ति को अपने आप को, अपने क्वालिटी को, अपनी कैपेसिटी को जो जानने का एक जरिया है। ठीक है, और अपनी शक्तियों की पहचानने का क्षमता का भी विकास करता है। शिक्षा क्या करता है कि अपने आंतरिक शक्तियों को जानने की इच्छा का भी विकास करता है। शिक्षा एक साधन है जो व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करती है, उसमें जो आंतरिक निहित शक्तियां हैं उनको विकसित करती है। और इस बात को दूसरे शब्दों में भी हम अगर बोले तो कह सकते हैं, इस बात को अगर हम दूसरे शब्द में बोले तो कहा जा सकता है कि शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने। शिक्षा की अगर हम बात करें सरल शब्दों में, दूसरे भाषा में बात करें तो शिक्षा क्या है? शिक्षा बालक के अंदर नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योगदान। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम दूसरे शब्दों में बात कर ले तो इस बात से हम कह सकते हैं कि बालक में नैतिक एजुकेशन, साथ ही साथ शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लाने वाली क्रिया है वही शिक्षा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सके, जिससे वो क्या हो सके, निरंतर जो है वो आगे बढ़ने की क्षमता को वो क्या करे, बढ़ाते रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम शिक्षा शब्द का प्रयोग तीन रूपों में किया जा सकता है। अगर हम शिक्षा शब्द को प्रयोग की दृष्टि से बात करें तो शिक्षा शब्द जो है वो तीन रूप में जो है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला है कि शिक्षा शब्द का प्रयोग जो है हम ज्ञान के लिए कर, क्या के लिए कर सकते हैं, ज्ञान के लिए। ठीक है, पहला है ज्ञान के लिए, दूसरा है मानव के लिए, और तीसरा है आत्मकल्याण के ये तीन फॉर्मेट जो है हम एजुकेशन के प्रकार को देख सकते हैं। तो शिक्षा को हम लोग तीन प्रकार के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि हम शिक्षा को ज्ञान के रूप में देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम मानव के शरीर एवं मानसिक, जो ह्यूमन का जो बॉडी है उसके और उसके मानसिक व्यवहार, जो आपका जो माइंड बिहेवियर है उसके परिवर्तन के हेतु क्रिया के लिए कर सकते हैं। और साथ ही साथ पाठचर्या के एक विकास के लिए भी कर सकते हैं। जो हमारा क्यूरिकुलम है उसको हम लोग एक सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो ये तीन प्रकार से हम लोग शिक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ विषय के रूप में शिक्षा शास्त्र, विषय के रूप में जो है, विषय के रूप में शिक्षा शास्त्र कहलाता है। ये सब विषय के रूप में क्या कहलाता है, शिक्षा शास्त्र कहलाता है। शिक्षा शास्त्र में शिक्षा की प्रक्रिया के विभिन्न अंगों, शिक्षा की जो प्रक्रिया है
शिक्षा की जो प्रक्रिया है उनके विभिन्न अंग जो है शिक्षक, शिक्षार्थी, सामाजिक परिवेश और पाठचर्या का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें क्या है, शिक्षा शास्त्र में जो शिक्षा शास्त्र होता है उसमें क्या है, शिक्षा की प्रक्रिया, जो भी शिक्षण की जो शिक्षा की जो प्रोसेस है उसमें विभिन्न अंग, जैसे कि शिक्षक नहीं होगा तो शिक्षण देगा कौन, साथ ही शिक्षार्थी अगर जो ज्ञान प्राप्त करने वाला ही नहीं होगा तो ज्ञान देंगे किसको, और साथ ही साथ सामाजिक परिवेश में पाठ, और सामाजिक परिवेश में भी हम शिक्षा का उपयोग करते हैं, जो हमारा समुदाय होता है, समाज होता है, जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, है कि नहीं। और पाठचर्या का विस्तृत अध्ययन, जो हमारा क्यूरिकुलम है, जो पाठ में सिलेबस है, उसको हम लोग अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सके, ठीक है, वैसा होता है शिक्षा का। उपयुक्त पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है, अगर हम उपयुक्त पंक्ति यानी कि ऊपर लिखे हुए जितने भी पंक्ति है उससे अगर हम बात करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि शाब्दिक अर्थ के अनुसार शिक्षा एक विकास संबंधी प्रक्रिया है। इस विकास की गति एवं प्रकृति को समझने के लिए शिक्षा की सामग्री का ज्ञान होना परम आवश्यक है। अतः शिक्षा की अवधारणाओं एवं वास्तविक अर्थ को प्रकाश डालने हेतु हम पूर्व निम्नलिखित पंक्तियों के द्वारा शिक्षा सामग्री पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो अगर हम उपरोक्त पंक्ति जितने भी है कि एक बालक के अंदर हम सीधा सरल शब्दों में बात करें तो उसके अंदर जो है ज्ञान का विकास हो, जिसके में वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो क्या हो, विकसित होता रहे, यानी कि एक संपूर्ण उसके अंदर डेवलपमेंट हो, कंप्लीट डेवलपमेंट हो, उसके संवेगात्मक हो, ज्ञानात्मक हो, यानी कि उसके शारीरिक से लेकर के, हेल्थ से लेकर के उसके मोरल एजुकेशन तक, उसके समुदाय के जो सांस्कृतिक तक सारा क्षेत्र में वो डेवलप करे, वही क्या है, शिक्षा है। अब हम शिक्षण सामग्री की बात करते हैं। शिक्षा के लिए सामग्री, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है शिक्षा की सामग्री, क्योंकि ये क्वेश्चन दो पार्ट में आपका बटा हुआ था। सबसे पहला पार्ट था कि शिक्षा क्या है या शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करे, साथ ही साथ उसमें और आगे था कि शिक्षण सामग्री की विवेचना करे या वर्णन करे, जो ठीक है। तो हम लोग ने पढ़ा शिक्षा क्या है, शिक्षा का मीनिंग समझे, ठीक है, शिक्षा के किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है उस चीज को भी देखेंगे। अब क्या है कि शिक्षा की सामग्री, ठीक है, शिक्षा की सामग्री क्या क्या हो सकता है उसको ध्यान देते हैं। तो शिक्षा की सामग्री जो है मुख्यतः उनके जो है शिक्षा की सामग्री के और चार घटक आते हैं। शिक्षा सामग्री के जो है चार घटक आते हैं, जिसमें से पहला है बालक। शिक्षा सामग्री के अंतर्गत हम लोग शिक्षा देने के लिए या अर्जन करने के लिए किन चीजों का होना आवश्यक है, तो सबसे पहले ये चार चीजों का होना परम आवश्यक है, जिसमें पहला है बालक, दूसरा है वंशानुक्रम, तीसरा है वातावरण और चौथा है समय, ठीक है। इस चीज को आपको समझना होगा कि सबसे पहले शिक्षा जो है के चार घटक में सबसे पहले आता है बालक। क्या आता है, बालक। अगर चाइल्ड, सबसे पहला प्रायोरिटी चाइल्ड को इसमें दिया गया है, दूसरा है वंशानुक्रम और तीसरा है वातावरण एनवायरमेंट और चौथा है समय, ये टाइम, ठीक है। तो ये चार घटक है शिक्षा के, ये चार घटक है शिक्षा मतलब शिक्षण सामग्री के, ये चार घटक किसके हैं, शिक्षण सामग्री के चार घटक है। अब बारी बारी से इनको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाइए। सबसे पहला है पॉइंट बालक, चाइल्ड। चाइल्ड क्या है, शिक्षा की सर्वोत्तम तथा सबसे महत्वपूर्ण सामग्री बालक को माना गया। अगर हम शिक्षण की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री जो है शिक्षण का सबसे सर्वोत्तम और सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो है वो शिक्षा का, वो बालक को माना गया है। बालक, प्रत्येक बालक की कुछ जन्मजात शक्तियां होती है और हर बालक के कुछ न कुछ उसके अंदर से ही, लेकिन जो जन्मजात होता है, जो पैदाइशी जो होता है, उनके अंदर कुछ गुण अवेलेबल होते हैं, उनके अंदर वो शक्तियां होती है, वो पावर होता है। उसका शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक तथा सामाजिक विकास
उनका ध्यान रखिए, उनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, क्रिएटिविटी एंड सामाजिक विकास का जन्मजात शक्तियों को ही ध्यान में रखते हुए किया जाता है, ठीक है, किया जा सकता है। उनका शारीरिक विकास जो होता है, डेवलपमेंट, बहुत सारे आदमी कितना भी थोड़ा वो मोटा नहीं होता है, वो बहुत आदमी उतना ही खाता तो बहुत मोटा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें जन्मजात भी कुछ पावर होते हैं जिसके वजह से वो इन चीजों को उसके अंदर जो होता है डेवलपमेंट इस तरह की होती रहती है। तो कहने का मतलब सीधा सरल शब्दों में समझे तो उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास इन जन्मजात शक्तियों को भी ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। और अगर हम उनके जन्मजात शक्तियों से अगर हम समझे कि उसके माता पिता किस तरह के थे, उनके माता पिता किस लेवल के लोग थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम उन बच्चों में डेवलपमेंट बहुत जल्दी से कर सकते हैं। अतः बालक को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए उसकी प्रकृति का ज्ञान होना परम आवश्यक है। अगर बालक को आपको डेवलपमेंट की ओर ले जाना है, अगर उस बालक को आप चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दें, तो सबसे पहले ये चीज समझना होगा कि बालक का नेचर किस क्वालिटी का है, बालक का सोच किस तरीका से उत्पन्न होता है, उसके थॉट किस प्रकार के हैं। आप उस चीज को अगर समझ जाते हैं तो उसके विकास में आप जो है एक महत्वपूर्ण योगदान साबित कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो दूसरा पॉइंट है वंशानुक्रम। दूसरा है पॉइंट वंशानुक्रम, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? तो शिक्षा की दूसरी सामग्री जो होता है वो वंशानुक्रम को ही कहा गया। शिक्षा की जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है वो वंशानुक्रम है। और वंशानुक्रम का मतलब ही होता है कि वादियों का अटल विश्वास है जो वंशानुक्रमवादी का मतलब हुआ जो वंशवाद में जो अपना सबसे ज्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, जो विश्वास रखते हैं वंशानुक्रम में, जो जैसे कि अगर हम बात करें कि प्रहलाद आता है, अभिमन्यु आता है, और वो माँ के गर्भ से ही सीख के लिया जाता है, माँ के गर्भ से ही अभिमन्यु को ज्ञान प्राप्त था चक्रव्यूह भेदने का। तो कहीं ना कहीं वो उसके क्या चीज पे चला गया, वंशानुक्रम, उनके जो है माता पिता पे चला गया, तो उसके जन्म से ही वो उसके अंदर ज्ञान था। तो कहने का मतलब यही हुआ कि वंशानुक्रमवादियों का एक अटल विश्वास है कि शिक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही वंशानुक्रम संस्कार बालक के ऊपर अपना प्रभाव डाल चुके हैं। कहने का मतलब वो अपने इस भौतिक दुनिया में जब उसके पास वो थोड़ा सा माइंड आता है कि वो एजुकेशन प्राप्त करे, समाज से बाहर एक स्कूल में हो या किसी दूसरे से अपने अंदर ज्ञान अधिग्रहण करे, उससे पहले ही उस बालक के अंदर में जो है क्या हो जाता है, उसके जन्मजात जो संस्कार है, उनके जो माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, जो उसका जो बिहेवियर है उसके अंदर वो इंक्लूड होना शुरू हो गया चुका होता है, वो ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड हो गया होता है और वो उस बिहेवियर में ढल चुके होते हैं, ऐसा मानना है। इस प्रभाव को मिटाना असंभव है, और ये जो जन्मजात प्रभाव पड़ता है किसी पे उसको मिटाना असंभव उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उनके अनुसार बालक की शिक्षा में के अनुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है, और एक जो बालक होता है वो ठीक है, मतलब का प्रभाव के अंदर सबसे ज्यादा धारणा है कि संक्रमित शारीरिक, मानसिक और कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है वो वंशानुक्रम जो मानसिक गुण देन है वो सारे गुण बालक की शिक्षा के आधार पर, और जितने भी गुण हैं वो बालक के शिक्षा के आधार पर ही है कि बालक को किस तरह का शिक्षा दिया गया। इन गुणों में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जो उनके अंदर, एक बालक के अंदर जो वंशानुक्रम ज्ञान है, जन्मजात जो विज्ञान है, वो किसी भी स्थिति में हम उसको मिटा नहीं सकते हैं। ऐसी दशा में बालक की शिक्षा केवल उतनी ही हो सकती है जितनी उसकी जन्मजात शक्तियां अथवा प्राकृतिक संस्कार इससे अधिक नहीं।
अगर हम बालक में इस तरह के ज्ञान को छोड़ दें, अगर हम उसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं करें, तो एक बालक के अंदर में उतने ही ज्ञान हो सकते हैं जो उसके पूर्वज के संस्कार है, और साथ ही साथ उनके जो पैतृक गुण है, पैतृक गुण का मतलब जो उनके माता पिता के गुण है उसके अंदर डेवलप होगा। इससे ज्यादा ज्ञान उसके अंदर नहीं आएगा। जिस बालक को वंशानुक्रम द्वारा संगीत अथवा कला के गुण भी संक्रमित न हुए हो, उन्हें महान संगीतज्ञ अथवा कलाकार किसी भी दशा में नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार वंशानुक्रमवादियों के अनुसार शिक्षा एक वंशानुक्रम संबंधी प्रक्रिया है, जिसके अनुसार बालक की शिक्षा उसके वंशानुक्रम द्वारा पूर्व निश्चित हो जाती है। तो जो वंशानुक्रमवादी है उनका कहना है कि अगर माता पिता के अंदर, जैसे कि संगीत में कोई भी अगर संगीत क्षेत्र में है, तो उसके वो माता पिता अगर नहीं है, उसके कोई पूर्वज नहीं है उस संगीत क्षेत्र में, तो वो बालक उस क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते। ये देखिए, ये ऐसा सही है या गलत है वो हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, वो इसकी सोच है, ये सोच है वंशानुक्रमवादियों का। जो वंशानुक्रमवादी होता है, जैसे कि अगर हम लोग बोले बात करें, तो जैसे कि शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, सर्वाहारी होता है, तो इस तरह के जो विचारधारा के लोग होते हैं, तो इसी तरीका से जो है हम बात करें, जैसे शाकाहारी है तो वो सिर्फ शाकाहारी साग सब्जी मतलब जो भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते, मांसाहारी मछलियां जैसे खाते, और जो सर्वाहारी होता है वो दोनों का मिक्सअप सोच है। तो कुछ आदर्शवाद है, कुछ प्राकृतिकवाद है, कुछ वंशानुक्रमवाद भी है। जो प्रकृति को ही अपना सब कुछ सर्वोपरि मान के जो विचारधारा लाता है समाज में, टेक्निकल इशू आगे जा रहे हैं, टेक्निकल इशू। ओके, तो ये जो आपका जो है वंशानुक्रमवाद का कहना है, वंशानुक्रमवाद का कहना है कि लोग जो बालक जो है वो उतना ही ज्ञान अर्जन कर सकते हैं जितना उसमें पैतृक गुण हो, जन्मजात गुण हो, इसके अलावा वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं नया कर सकता है। ये वंशानुक्रमवादियों का अपना सोच है। लेकिन ऐसा अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे एक्टर होते हैं, बहुत सारे ऐसे संगीतकार होते हैं जिनके पूर्वज से कोई लेना देना नहीं हो, कभी उनके पूर्वज इस तरह के फील्ड में सोचे भी नहीं थे, फिर भी वो संगीतकार बन जाता है। और किसी किसी के अंदर है कि वो जो पैतृक गुण होता है वो आ ही जाता है, जैसे कि सिंपल है कि धर्मेंद्र का बेटा सनी देओल, और सनी देओल का जो है एक और बेटा आया था, तो कहीं ना कहीं वो सब एक्टर में तो उसके अंदर वो पैतृक गुण आते जा रहा है, उनका वंशानुक्रम गुण उसके अंदर आते जा रहा है। ठीक है, तो ये भी इनके हिसाब से भी सही है, लेकिन हर जगह सही हो ये हम नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते, क्योंकि मतलब वैज्ञानिक है, ये मानसिक चीजों को समझने का, एक दूसरे के अंदर समझने का प्रयास करता है, तो इनके अनुसार ही अपना ऐसा। ठीक है, तीसरा है आपका वातावरण। तीसरा क्या है? इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में क्या होता है? जो वातावरण है, तो तीसरी सामग्री जो है शिक्षा की वो है वातावरण। ठीक है, एनवायरमेंट उसकी तीसरी सामग्री है। तो प्रत्येक बालक का जन्म एक निश्चित स्थान तथा निश्चित समय पर होता है। ठीक है, एक जो है किसी भी बालक का जन्म जो है, आप समझ सकते हैं, किसी भी बालक का जन्म जो है वो कहाँ होता है? बालक का जन्म कहाँ होता है? एक निश्चित स्थान है ना, निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित जगह पे होता है, और साथ ही साथ एक निश्चित समय भी होता है उसका। ठीक है ना, ये नहीं कि अगर वो पैदा हुआ 5:10 पे तो उसको हम क्यों बोल देंगे 10:20 पे, फिर उसको बोलेंगे नहीं 30:40 पे, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है। किसी भी बच्चे का अगर जन्म होता है तो वो एक निश्चित जगह होता है, ये नहीं बोले कि आज दरभंगा में हुआ, में हुआ, होगा, ऐसा की बात नहीं, क्योंकि एक फिक्स स्थान होता है जहाँ वो जन्म लेता है, और एक निश्चित समय भी होता है कि किस समय में वो जन्म। ठीक है,
तो उसका पालन पोषण भी एक निश्चित वातावरण में होता है। तो कहने का मतलब इनका जो मतलब हुआ, तो जिस तरह से जन्म भी एक निश्चित स्थान पे होता है, जन्म एक निश्चित समय पे होता है, इसी तरीका से उनका भरण पोषण पालन पोषण भी एक निश्चित स्थान पे ही होता है। वातावरण दो प्रकार का होता है। एटमॉस्फेयर जो होता है वो दो, एटमॉस्फेयर नहीं बोल सकते, यहाँ पे इन्वायरमेंट बोलेंगे। इन्वायरमेंट जो है वो दो तरह से होता है। पहला होता है नियंत्रित। पहला क्या होता है? नियंत्रित। और दूसरा होता है अनियंत्रित। तो इन्वायरमेंट भी जो होता है दो तरीका का होता है। पहला तो होता है नियंत्रित, जो कंट्रोल्ड होता है, और दूसरा होता है अनकंट्रोल्ड होता है, अनियंत्रित होता है। तो बालक के विकास में वातावरण के दोनों प्रकारों का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। जो नियंत्रित होता है उसका प्रभाव अलग तरीका से पड़ता है, और जो नियंत्रित नहीं होता है, अनियंत्रित होता है, उसका प्रभाव भी बालकों में अलग अलग तरीका से पड़ता है। ठीक है, उसका प्रभाव भी बालकों में अलग अलग तरीका से पड़ता है। ठीक है, बालकों में अलग अलग तरीका से भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखें तो बालक के विकास जो होता है वो नियंत्रित में नियंत्रित और अनियंत्रित में अनियंत्रित। यानी कि अगर हम नियंत्रित वातावरण की बात करें तो उसके अंदर नियंत्रित होता है, और दूसरा क्या होता है? अनियंत्रित होता है। नियंत्रित में नियंत्रित तथा अनियंत्रित में अनियंत्रित होता है। ठीक है, देखिए वातावरणवादियों के अनुसार वंशानुक्रम केवल भ्रम है। अब देखिए जो मनोवैज्ञानिक जो है वातावरण वादी है, जो एनवायरमेंट के हिसाब से जो सोचती है, वैसे मनोवैज्ञानिक उन्होंने कहा कि वंशानुक्रम जो है, वंशानुक्रम सिर्फ एक भ्रम है। भ्रम का मतलब एक माया है, आप उसको कह सकते हैं कि वो आपका जो है एक इमेजिनेशन है, ओनली आप उसको इमेजिन कर रहे हैं उन चीजों को। ठीक है, उनका दावा है कि बालक का वंशानुक्रम कितना ही उच्च क्यों न हो, यदि उसे अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए उचित वातावरण नहीं मिलेगा तो वह किसी भी दशा में उच्च कोटि का व्यक्ति नहीं बन सकता है। उनका मानना है, जो वातावरणवादी है उनका मानना है कि अगर व्यक्ति को, ठीक है, अगर व्यक्ति कितना भी उच्च क्वालिटी का क्यों नहीं हो, व्यक्ति जो है कितना भी उच्च क्वालिटी का उच्च लेवल का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उनके बच्चों को, उनके बालक को अगर एक सही वातावरण नहीं प्रदान होगा, एक सही एटमोस्फेयर नहीं मिलेगा, तो उनका जो लेवल है, उनका जो एक्टिविटीज है, वो उच्च कोटि का नहीं हो सकता है। इसीलिए उनका वातावरण भी उस क्वालिटी का उनको मिलना चाहिए। ठीक है, उनके अनुसार वातावरण एक महान शक्ति है। उनका मानना है कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक ग्रेट पावर है। इस शक्ति का बालक के विकास में चेतन अथवा अचेतन रूप से निरंतर प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक बालक के पावर में, एक बालक के शक्ति में जिस चीज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उनके चेतना से हो चाहे अचेतना से हो, निरंतर प्रभाव रहता है, कंटिन्यूअसली उसको इफेक्ट डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक कुछ न कुछ बन जाता है, जिसके कारण ही बालक के अंदर कुछ न कुछ वो गुण उत्पन्न होते हैं, जिसके वजह से वो कोई ना कोई चीज बन जाता है। कोई ना कोई चीज बनने का मतलब क्या है कि वो अपने अंदर किस फील्ड को चॉइस करता है, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है वो वैसा बन जाता है कि नहीं? वातावरणवादियों का विश्वास है कि नवजात शिशु जैसे जैसे भौतिक एवं सामाजिक वातावरण के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उनकी जन्मजात शक्तियां विकसित होती रहती है तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। वातावरणवादी का मानना है कि जिस तरीका से नवजात शिशु, जो बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे जिस तरीका से अपने
परिवार से लेकर के अपने समाज में, अपने गांव में, अपने फैमिली में जिस तरीका से धीरे धीरे वो ढलता जाता है, उस तरीका से उसके अंदर जो है जन्मजात शक्तियों का आभास होता जाता है, उसके अंदर वो गुण भी आते रहते हैं। साथ ही साथ इस दृष्टि से कोई भी बालक संगीतज्ञ इसलिए नहीं बनता कि वह एक महान संगीतज्ञ का बेटा है, तथा उसके संगीत के गुण को वंशानुक्रम द्वारा अर्जित किया है, अपितु वह संगीतज्ञ इसलिए बनता है कि उनसे शैशव काल में से ही अपने माता पिता अथवा संगीतज्ञों के संपर्क में रहकर संगीत के विषय में शिक्षा प्राप्त हुई है। अतः वातावरणवादियों के अनुसार शिक्षा एक वातावरण संबंधी प्रक्रिया है। जिस तरीका से वंशानुक्रमवादियों ने कहा कि वंशानुक्रम अगर पिता उसके संगीतकार है तो उनका बेटा भी संगीतकार होगा, ऐसा उनका मानना था। लेकिन वातावरणवादियों का मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो है वंशानुक्रम सिर्फ एक भ्रम है। अगर हम बात करें तो जो अगर उसका पिता संगीतकार है, संगीतज्ञ है, तो उनका बेटा में संगीत का गुण इसलिए आता है क्योंकि वो जब बचपन से ही उनके साथ रहता है, वो एक एनवायरमेंट का इफेक्ट है ये, कि वो अपने बचपन से ही अपने माता पिता के साथ रहता है, उनके गुरु के साथ रहता है, तो वो शिक्षा उनको बचपन से ही नवजात से ही उनको प्राप्त होना उसके अंदर जाना चाहिए। जैसे जैसे उनके अंदर बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, तो वंशानुक्रम जो उनका ज्ञान है वो उनमें आने लगता है। वो भी किसका देन है? तो एक वातावरण का देन है, वहां का। इसीलिए कहा उन्होंने लास्ट में कि वातावरणवादियों के अनुसार शिक्षा एक वातावरण संबंधी प्रक्रिया है। जो भी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा क्या है? वो वातावरण से संबंधित एक प्रक्रिया है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। और आपका चौथा पॉइंट है समय। चौथा पॉइंट है समय। ठीक है। समय सबसे बड़ा चीज होता है। कहा जाता है कि बाल विकास में विशिष्ट क्रियाओं का समय निश्चित होता है, यानी कि उनके अंदर जो एक विशेष प्रकार की जो बिहेवियर है, उनका जो व्यवहार है, अगर उसके अंदर आता है तो वो क्या आता है? उसका समय एक निश्चित होता है। समय निश्चित होता है। अतः बालक के विकास को अच्छी तरह से समझने के लिए विकास की शैशव, बाल्य, किशोर, प्रौढ़, इन अवस्थाओं की विशेषताओं का ज्ञान होना परम आवश्यक है। अगर हम समय रहते उनके शैशव, यानी कि जो शैशवावस्था होता है, जब वो शिशु के रूप में होता है, उनको किस तरीका का ज्ञान मिलना चाहिए, अगर उस चीज का हमें समय रहते उसको हम शिक्षा दे देते हैं। जब वो बाल्य अवस्था में होते हैं तो उनको किस प्रकार की शिक्षा, किस प्रकार का ज्ञान देना है, वो अगर हम सही समय से करते हैं। साथ ही साथ जब किशोरावस्था में आता है बालक, उस स्थिति में अगर हम सही तरीका से उसको ज्ञान देते हैं, और साथ ही साथ जब वो प्रौढ़ावस्था में आता है, तो जब एक यंग अवस्था में आता है, तो उनको हम किस तरीका का ज्ञान देंगे। अगर उनको समय से, जो ये निश्चित समय है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, फिर जो होता है बौद्धिक अवस्था होता है, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्ध अवस्था जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो अवस्थाएं आता है, तो सही समय से उनको अगर ज्ञान देंगे तो वो विकास में उसका एक महत्वपूर्ण योगदान रखना है। इसके लिए कहा गया है कि इन अवस्थाओं का क्या है? विशेषताओं का ज्ञान होना परम आवश्यक है। यदि हम बालक को उनके विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय पर शिक्षा प्रदान करेंगे, तो उसे वह सरलता एवं सफलता पूर्वक प्राप्त करता रहेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। जो ज्ञान उसे हमें जिस स्टेज में देने के लिए है, उस स्टेज में अगर हम सही समय से उनके अंदर अगर ज्ञान देते हैं, तो वो उन चीजों के बहुत अच्छे तरीका से, बहुत अच्छे ढंग से वो उस कार्य को कर सकते हैं। अगर हम उसको समय रहते उस समय के अनुसार उसको वो ज्ञान नहीं देंगे, तो वो उस क्षेत्र में डेवलप नहीं कर सकता है, वो किसी भी तरीका से डेवलप नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो समय से पूर्व शिक्षा प्रदान करना उसके विकास को खंडित करता है। अगर मान लीजिए कोई बालक है 7 साल का, उसको हम 12वीं का एजुकेशन देंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो बालक खंडित होगा, उसके अंदर जो है वो पढ़ने की इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी, वो पढ़ाई के प्रति जो है उसका रुझान जो है वो गलत जाएगा, क्योंकि वो चीज समझ उसके आईक्यू लेवल से वो कुछ ऊपर की बातें हो जाएगी।
जो उसको समझ में नहीं आएगी, और जब समझ में उसको कोई चीज नहीं आएगी तो उसके प्रति रुचि पैदा नहीं होगा। जब रुचि पैदा नहीं होगा तो वो पढ़ाई से दूर भागेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो स्टेज का, मान लीजिए कि कोई 12th का बच्चा है, साइंस का स्टूडेंट है, अब उसको हम सिखाएंगे बोलो जोर सीखो, बोलो के से क, है कि नहीं, के एच से ख, उसको हम वो चीज सिखाएंगे तो बोरिंग होगा, कहीं ना कहीं वो आपसे खीज उत्पन्न करेगा, ये क्या पागल आ गया है, ये क्या सिखा रहा है, हमको सब आता है। तो उसके अंदर भी पढ़ाई गया, अब तो बहुत सीख लिया, इतना आता है कि मास्टर ने जो पढ़ाता है वो पहले ही से आता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर शिक्षा के प्रति गलत भावना पैदा हो जाएगा। तो इसलिए समय रहते उसको हम सही शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अतः व्यवस्थित शिक्षा प्रदान करते समय यह देखना आवश्यक है कि बालक का मानसिक विकास कितना हुआ है अथवा नहीं, जितना उस स्तर अथवा अवस्था के बालक का होना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से हम उसको ज्ञान दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, क्या वो उसके लायक है कि नहीं है, क्या वो उस स्टेज में पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है, ताकि नहीं तो वो ज्ञान का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा और वो गलत दिशा को अपना लेगा। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट अगर हम बना तो उपयुक्त पंक्तियों में शिक्षा की सामग्री पर प्रकाश डालने से स्पष्ट हो जाता है। हम इसमें जितने भी देखिए ये चार चीजें जो है शिक्षा के सामग्री के मुख्य स्रोत जो है, ये चार घटक है, जिसमें से पहला था विद्यार्थी, है कि नहीं, दूसरा था वातावरण, सॉरी वंशानुक्रम, तीसरा था वातावरण और चौथा था समय। इन चारों को अगर हम अच्छे से समझ चुके हैं तो हम ये इन चारों पॉइंट से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जहां एक और वंशानुक्रमवादियों के अनुसार बालक की शिक्षा केवल उनके वंशानुक्रम के अनुसार ही होता है, तो दूसरे तरफ जो है वातावरणवादी के अनुसार बालक जो है क्या होता है कि शिक्षा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हम सही से देखें, उनका जो सोच है, जो वंशानुक्रमवादी है, उनका कहना है कि ये सिर्फ वंशानुक्रम प्रभाव है, वातावरण वाले कहते नहीं, ये सब कुछ जो है एक वातावरण का ही देन है। लेकिन अगर हम सही वास्तविकता को जाने तो बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का गुणनफल होता है। ये दोनों बात सही है, वंशानुक्रम और वातावरण अगर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो वो दोनों का गुण है। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरे शब्द में अगर हम उस बात को बोले तो उनकी शिक्षा पर वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जन्मजात, क्योंकि जैसे कि हमने बताया ना कि बहुत सारे जैसे कि प्रहलाद थे, उनको जो है ज्ञान जो है पहले से माँ के गर्भ में ही कहा जाता है कि उनकी जो माँ थे उनके माँ के गर्भ में ही जो है उनके माँ के घर में भी जो है जो नारद जी जो थे उन्होंने उनको ज्ञान करा दिया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरे में तो एक महाभारत का भी प्रसंग है जिसमें अभिमन्यु का नाम आप सुने होइएगा। अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह जब पांडव में लड़ाई हुआ था तो कौरव की तरफ से जब चक्रव्यूह की रचना हुई वो पहले ही वो कैसे नहीं आता था। तो उस चक्रव्यूह की रचना के बारे में जब रात के समय में रात्रि तो उस समय में जो है वो उनकी पत्नी गर्भावस्था में थी, वो जो बालक था वो गर्भावस्था में था, तो उस समय वो बता रहा था कैसे खेला जाता है। तो खेलना करना है तो वो बता ही रहा था तो उसकी माँ सो गई जो है जो उस माँ के साथ साथ उनका भी जो है वो नींद की अवस्था में चला गया, तो कहीं ना कहीं वो उस चीजों को नहीं सीख पाया, चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सीख पाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको तो अंदर तो चक्रव्यूह वेदने की कभी कभी ना वो बाद में जब जन्म लिया उसके बाद उससे पहले भी ऐसा कोई रचना कभी हुआ नहीं था, बट उनको ज्ञान था और ना उसके पूरे जन्म काल में इस तरह का कोई रचना हुआ नहीं, फिर भी ना कोई उसको कभी इस बात में चर्चा हुआ था अभिमन्यु के सामने जब वो जन्म ले चुका था, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है चक्रव्यूह वेदने की जो है शक्ति थी। तो कहीं ना कहीं ये वंशानुक्रम वादी भी अपने जगह पे सही है। साथ ही साथ वातावरण का भी इफेक्ट बहुत पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति है
अगर पंडित का बेटा है, आप उसको किसी दूसरे जगह ले जाइए और उसको व्यवसाय बचपन से उसको व्यवसाय के साथ कर दीजिए, जो किसानी करता है, तो कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण का बेटा जो शिक्षा वेद पाठ और पूजा पाठ से ज्यादा मतलब रखता हो उनके पिता, लेकिन उसका माहौल जो है चेंज कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो किसान वाला गुण से हो सकता है, उसके अंदर वंशानुक्रम कुछ न कुछ ज्ञान शक्ति अर्जन करने की चेष्टा, आंतरिक चेष्टा जागृत हो। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल बिहेवियर की बात करेंगे तो उनके पिता का भी इफेक्ट पड़ेगा, जिस वो उस पिता की बात कर रहे हैं जिसके वहां लालन पालन होगा, वो किसान के तरफ जो है, जो किसानी करता है उनके साथ अगर रहेगा तो उनका बिहेवियर भी उनके अंदर पड़ेगा, क्योंकि वो एटमोस्फियर जो अगर हम बात करें एनवायरमेंट का इफेक्ट भी उसके अंदर पड़ेगा। तो शिक्षा शब्द अगर हम वास्तविकता में समझे तो वंशानुक्रम और वातावरण है कि नहीं, वंशानुक्रमवादियों और वातावरणवादियों का दोनों का गुणनफल है, उनका दोनों का समन्वय है, ठीक है। फिर भी यदि हम वंशानुक्रमवादियों का भी बात को स्वीकार कर लें कि बालक के वंशानुक्रम में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो इस बात में दो मत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वातावरण को नियंत्रित अथवा अनियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। तो कहने का मतलब उनसे ही बात को अगर हम बात कर ले तो हम किसी भी एटमोस्फेयर को मतलब इन्वायरमेंट को नियंत्रित और अनियंत्रित नहीं कर सकते। आप सिंपल बात है, अगर कोई सिर्फ उनके ही बात के अगर अनुसार करते दो मत आपके अंदर आता है कि हम आप अगर आप किसी भी सिचुएशन में है जिनके पिता के अंदर वो गुण नहीं है, वो इस किसी तरह के सिचुएशन को झेल पाए, तो उनका बच्चा भी नहीं झेल पाएगा, अलग जब उसका बच्चा झेल सकता है। तो कहीं ना कहीं दो मतभेद इसके अंदर पैदा हो सकते, ठीक है। तो इस तरीका से जो है आपका ये पहला क्वेश्चन जो होता है वो पूरा डील हो चुका है। ये क्वेश्चन था आपका शिक्षा क्या है और शिक्षण सामग्री क्या है। आई थिंक आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया है वो सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर ले, ताकि आपका क्लास अब रेगुलर इसी तरीके से चलता रहेगा। और हम कोशिश करते हैं कि आप किसी भी टॉपिक को, जिस टॉपिक को आप पढ़े अच्छे से पढ़े, लिखना कोई जरूरी नहीं है, अभी आपको अपनी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चीजों को अच्छे से समझ, सिर्फ लेक्चर को सही से सुन भी लीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये सारी चीजें जो एक साइकोलॉजी बेसिस है और प्योर चाइल्ड साइकोलॉजी बेसिस है, आपके ज्यादा से ज्यादा बात इसमें बच्चों के लिए ही होगा। तो आपको एक खास करके एक महिला जो माँ के रूप में है वो तो अच्छे से समझ सकते, वो तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों को झेल रही है, तो उनके लिए समझना कहीं ना कहीं और आसान ही होगा, ठीक है। तो जो भी इस तरह के कुछ करते हैं वो पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी बेसिस है। कोशिश करते हैं कि आप लोग अपने फ्रेंड को, जो भी जो क्लास ज्वाइन नहीं किए हुए हैं उनको प्रेरित करिए कि लाइफ बात करें, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में काम आ जाएगा। ये सब जैसे ही आप आगे एक टीचिंग फील्ड में अब जा रहे हैं तो एक टीचर ऐसा, जिस देखिए कहा जाता है कि जिसके देश का जो टीचर होता है अगर वो क्वालिटी वाला नहीं होता है वो देश कभी भी विकसित नहीं कर सकता है। तो एक देश को विकसित होने के लिए, एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक सही स्किल्ड टीचर की भी जरूरत पड़ेगी। उसमें से आप भी हो सकते हैं। आप अपने अंदर को जितने आपने आपको नहीं कहता जो जितना घिसता है उतना ही चमकता है। तो आप जितना इस चीजों पर मेहनत करिएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए आप अपने सबसे पहले व्यक्तित्व का निर्माण करिएगा। जब आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा तो आप निश्चित रूप से समाज के लिए अच्छे सोच रखिएगा, समाज के लिए भला के लिए सोचिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत पूरे लाइव क्लास को जुड़े रहें और कोशिश करते हैं, आप कोशिश भी करिए, हम भी कोशिश करते हैं कि साथ ही साथ वो जितने भी बच्चे हैं वो सारे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए और एनटीटी सेंटर से हमारे जुड़े रहे, ठीक है। और एनटीटी हो, बीएड हो, डीएलएड हो, सीटेट हो, कहीं ना कहीं इन सारे चीज का उपयोग आपके सारे एग्जाम में आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी टॉपिक को अच्छे से समझ पाते हैं तो इन्हीं सारी अवधारणाओं से, अब जैसे कि हम आपको बताएं कि वातावरणवादी का सोच किस तरीका से था, वंशानुक्रमवादियों का किस तरीके, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में भी आते हैं।
ठीक है नहीं, उनके अनुसार बालकों का विकास किस प्रकार होता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 5 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको ठीक लगाना। तो आप उसके थॉट को पढ़े हैं, अगर आप इसको अच्छे से डील करके पढ़े हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ा काम करेगा, आप एग्जामिनेशन को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से क्लास करें और साथ ही साथ मन लगा करके अगर किसी भी काम को नहीं करता है, तो डायलॉग है शाहरुख खान का कि अगर किसी काम को सिद्ध से किया जाए तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में जुट जाती है ना। तो किसी भी काम को सिद्ध से करिए। ठीक है, थैंक यू। अब आप लोग जो है लेफ्ट हो सकते हैं क्लास से, क्लास से अब आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।